नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से आज बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर और जानेंगे कि किस प्रकार से हम जो है अपने पूंजी को आगे बढ़ा सकते हैं किसी बेहतरीन शेयर पे निवेश करके, या आप जो शेयर निवेश कर रहे हैं वो किस प्रकार से उनका फंडामेंटल है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस बेहतरीन टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह, हर वीडियो की तरह, मैं आपको फिर से एक सवाल पूछूंगा। अगर आपको उस सवाल का जवाब पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नहीं पता तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। और इस सवाल और जवाब के बीच में हम इस एक बेहतरीन कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका फंडामेंटल और आने वाले भविष्य में वो कंपनी क्या कर सकती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपका सवाल है, भारतीय शेयर बाजार का सुपर मार्केट यानी कि सेंसेक्स इस वर्ष जो है पहली बार 5000 अंक का आंकड़ा पार किया था। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय शेयर बाजार का जो सूचकांक यानी कि जो सुपर मार्केट जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, उन्होंने किस वर्ष पर 5000 का आंकड़ा पार किया था? तो पहला जवाब है आपका 1993, दूसरा है 1999 और तीसरा है 1991 और चौथा है 1996। तो सही जवाब को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं पता तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शेयर बाजार की जय बोल करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है लॉरस लैब। दोस्तों, लॉरस लैब का नाम आप पहले भी सुने होंगे और जानते होंगे कि किस प्रकार की कंपनी है और कैसे काम करते हैं। अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना सकूं और उस कंपनी के बारे में आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल सके। तो बात करते हैं लॉरस लैब के बारे में। तो लॉरस लैब की अगर मैं बात करूं दोस्तों, लॉरस लैब एक पूरी तरह से एकीकृत फार्मास्यूटिकल जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो कि उच्च चयनित विकास चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से फार्मास्यूटिकल सामग्री बनाने का काम करता है, जिसमें जो है एंटी रेट्रोवायरल है, हेपेटाइटिस सी है, ऑन्कोलॉजी दवाओं का मुख्य निर्माता के रूप में कंपनी मार्केट में काम कर रही है। और आपको बता दूं कि लॉरस लैब के साथ जो है 6500 से अधिक एम्प्लॉय काम करता है, जो कि इनके एजेंसी पर काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और इसके अलावा कंपनी के पास 1050 से अधिक वैज्ञानिकों का टीम है, जो कि इनके रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, कंपनी के अगर मैं रेवेन्यू जनरेशन की बात करूँ तो यह कंपनी जो है अपने 4 सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें से पहला है इनका सिंथेसिस का। इसमें जो है 36% का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा है इनका एपीआई का। तो एपीआई से कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो यह 43% सबसे अधिक उत्पादन यही रेवेन्यू यहीं से जनरेट करता है, एपीआई से। और इनका जो तीसरा है फिनिश डोज फॉर्मुलेशन है, जो कि यहाँ से 19% का रेवेन्यू जनरेट करता है। और इसका जो चौथा है वो बायो है, यहाँ से सबसे कम 2% का रेवेन्यू यहाँ से कंपनी जनरेट करता है और पब्लिक को सर्व करता है। दोस्तों, अगर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मैं बात करूँ तो कंपनी के पास अभी 12 से अधिक जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें अगर जो है इसमें से 7 एफडीए द्वारा अनुमोदित है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता की बात करूँ तो 7500 केएल पर एनम है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलोर और अच्युतापुरम में स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी के कैपेक्स प्लान के बारे में। किसी भी कंपनी का जो उनका भविष्य में किस प्रकार से ग्रोथ करेगा, तो उसका कैपेक्स प्लान को अगर हम अध्ययन करते हैं तो वहां से हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाता है। तो कंपनी के अगर हम कैपेक्स प्लान की बात करें तो अभी कंपनी का जो 500 केएल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो कि फाइनेंशियल ईयर सन 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी जो है आने वाले समय पर 2.5 बिलियन रुपीस खर्च करने वाला है, अपने कैपेक्स उनका कैपेक्स लाने वाला है, जिसमें लगभग 60% कैपेक्स को एपीआई और एफडीए में खर्च करेगा और इसका 1/3 को सीडीएमओ में खर्च करेगा। इसका जो है कमर्शियल एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, और कंपनी सन 2025 तक, फाइनेंशियल ईयर सन 2025 तक इसे भी कंप्लीट कर लेगा। इसके अलावा कंपनी का जो विशाखापट्टनम का जो ब्रांच था उसमें इनका एक्सपांशन का प्लान चल रहा था, यह भी सन 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा।
अब आगे बात करूँ तो कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के लिए एआरवी सेगमेंट को रिड्यूस किया है। फाइनेंशियल ईयर सन 2018 में 73% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर सन 2023 तक जो है 37% कर दिया है। जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी 72% भारत से और भारत के बाहर से 28% तक का रेवेन्यू जनरेट करता है। आर&डी सेगमेंट के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो कंपनी के पास जो है 1050 से अधिक वैज्ञानिकों का ग्रुप है, जो कि इनके 3 आर&डी सेंटर पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। कंपनी की बात करूँ तो कंपनी ने अभी जो है बीते हुए समय पर कंपनी ने 202 करोड़ रुपए अपने आर&डी पर ही खर्चा किया है, जो कि इनके फाइनेंशियल ईयर सन 2022 में ही ये खर्च किया था, जो कि इनके रेवेन्यू का 4% है। इसके अलावा कंपनी के पास 184 पेटेंट्स है और 73 ड्रग मास्टर है और 60 से अधिक प्रोडक्ट्स को कंपनी अभी कमर्शलाइज कर चुका है। कंपनी के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की ओर अगर हम नज़र डालें तो बीते हुए 3 साल में कंपनी ने अपने बायो लैब पर ही 450 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। तो इस प्रकार से बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी काम कर रहा है। इसके अलावा कंपनी ने सितंबर सन 2023 में आईआईटी कानपुर पर निवेश किया, माफ़ कीजिएगा, जून में निवेश किया था, जून 2023 में निवेश किया था और इम्यूनो एक्ट पर भी निवेश किया था, जो कि मई 2023 में निवेश किया है। तो इस प्रकार से कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब कंपनी चाह रहा है कि बायो से एग्रीकल्चर के सेक्टर पर भी जो है अपना कदम बढ़ाए। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया है, क्वार्टर वन अभी जो फाइनेंशियल ईयर सन 2024 क्वार्टर वन भी था, उसमें इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट साइन कर चुका था और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए इन्होंने अक्टूबर तक का समय दिया था। तो इस प्रकार से कंपनी जो है अभी जो बीता हुआ अक्टूबर है सन 2023 का, उस तक का समय दिया था। तो इस प्रकार से कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और आने वाले समय पर इस कंपनी का ग्रोथ निश्चित है, क्योंकि जो इनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है इस सेक्टर। बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो फंडामेंटल में आप अगर देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 23,411 करोड़ रुपए का है। अभी करंट शेयर प्राइस 434 रुपए का है। 52 वीक हाई 443 रुपये, 52 वीक लो जो है वो 279 रुपये के पास था। तो दोस्तों इस प्रकार से कंपनी का भी जो शेयर प्राइस है उस पर स्टॉक की पी की अगर बात करें तो 64 रुपये का इसका पी है, जो कि इंडस्ट्रियल पी 32.4 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो शेयर प्राइस है वो अभी इस नज़रिए से काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है। कंपनी का पीईजी रेशो के हिसाब से अगर हम देखें तो 1.89 का है। तो यहाँ पर भी जो है कंपनी का जो पीईजी रेशो है वो काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है इस प्राइस पर। तो दोस्तों अभी आपको खरीदना नहीं है, वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि आगे कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसका हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा किस प्रकार से है, क्यों इस कितना महंगा ट्रेड कर रहा है। कंपनी के पास कर्जे की अगर बात करें तो 1,808 करोड़ का कर्जा है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 3,945 करोड़ रुपए का रिजर्व है, मतलब कंपनी डेट फ्री है। तो इस कर्जे के ऊपर कोई चिंता करने की बात नहीं है, यह कंपनी इस कर्जे को कभी भी चुकता कर सकता है। तो कंपनी कर्जे को लेकर कोई चिंता करना नहीं है। अब इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 साल में इसका 27.3% का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 41.6% का इनका प्रॉफिट वार ग्रोथ है लास्ट 3 साल में। कंपनी कोई खास डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है, कंपनी का फेस वैल्यू अभी 2 की है। तो चलिए आगे इनके प्रॉफिट लॉस के ऊपर जो है चर्चा करते हैं। अब दोस्तों इनके क्वार्टरली रिजल्ट को पहले देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देखेंगे तो अभी बीता हुआ जो क्वार्टर है सितंबर क्वार्टर, उसमें 1158 करोड़ रुपए का सेल्स जनरेट किया, जो कि पिछले क्वार्टर में 1108 करोड़ रुपए का था। तो क्वार्टर और क्वार्टर बेस पर इनमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ग्रोथ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो पिछले सितंबर क्वार्टर में इनका 1495 करोड़ रुपए का सेल किया था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी कम है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो 181 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर में 128 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको नज़र आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 426 करोड़ रुपए था पिछले सितंबर सन 2022 में, जो कि इस हिसाब से देखें तो काफ़ी कम हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर काफ़ी ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पर काफ़ी कम नज़र आ रहा है। इसका
रीज़न आपको नीचे समझ में आ जाएगा। देखिए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। सन 2020 से अगर हम बात करें तो 33% के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता था एवन ऑन एवरेज 30%। लेकिन जो यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे-धीरे घट करके इनका जो मार्जिन है वो भी 12 से 16 प्रतिशत तक आ गया है। इसी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें काफ़ी आपको कम नज़र आ रहा है, बहुत कम नज़र आपको आ रहा है कि बहुत कम प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है करके। इसका नेट प्रॉफिट में आपको इस सीधा-सा इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आप देखिए, नेट प्रॉफिट सन 2020 की अगर हम बात करें तो 238 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट था। 238 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इनका जो है अभी सितंबर सन 2023 में जो लास्ट क्वार्टर गया उसमें केवल 47 करोड़ रुपए रह गया। तो आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी कम इनका जो है नेट प्रॉफिट जनरेट हो पाया केवल और केवल इनके प्रॉफिट मार्जिन की वजह से। तो यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉफिट मार्जिन का इश्यू है और इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको कि जितने भी फार्मा कंपनी हैं, उनका जो रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता था। तो चाइना से आने की वजह से चाइना से आता था और चाइना का जो इम्पोर्ट है, भारत में बैन कर दिया गया, जिसके वजह से इनको रॉ मटेरियल जो है बहुत महँगे दाम पर खरीदने पड़े क्योंकि सस्ते दाम पर वहाँ से आता था और यहाँ से बहुत महँगे दाम पर खरीदने पड़े। जिसके वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज था वो कम हुआ और उसका फ़र्क आपको जो है इनके नेट प्रॉफिट में दिखने लगा। चूँकि कंपनी का जो का आगे का जो प्लान है, उनका कैपेक्स प्लान वगैरह है, कंपनी का जो फ्यूचर है, वो काफ़ी बेहतरीन है। इस वजह से आप इस पर निवेश ज़रूर कर सकते हैं और इसके लिए आपको इस प्राइस पर निवेश नहीं करना है, इसके लिए आपको वेट करना है। क्योंकि दोस्त अभी कंपनी का जो सारी चीज़ें कम हुआ है, इसके प्रॉफिट मार्जिन के वजह से। देखिए, इनका जो ईपीएस भी यहाँ पर आप देखेंगे, तो ईपीएस भी कितना था पहले? 4.43 रुपए का था, जो कि अभी घट कर के कितना हो गया है? 0.87 रुपए हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्त जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के वजह से। तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना है और इसके चार्ट से मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ पर आपको इसका शेयर को परचेज़ करना चाहिए और कहाँ से आपको होल्ड करना चाहिए। दोस्तों अब नज़र डालते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास सन 2021 में मार्च में सन 2021 में 27.45% था, जो कि अभी सितंबर सन 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है 27.20% का है। तो प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा कम हुआ है। एफआईएस का होल्डिंग यहाँ पर जो था 2021 में 20.68% का था, जो कि अभी 24.03% का है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी बढ़ा हुआ है। 2% इन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। अगर डीआईएस की अगर हम बात करें तो डीआईएस देखेंगे तो पहले जो है इनके पास केवल 3% तक का होल्डिंग था, जो कि अभी कितना हो गया है? 11.01% तक का होल्डिंग हो गया, जो कि पिछले क्वार्टर में 10.36 था। उसके पिछले क्वार्टर में कितना था? 9.74 था। उसके पिछले क्वार्टर में 9.51 था और उसके पिछले क्वार्टर में 9.34 था। उसके पिछले क्वार्टर में 9.11 था। उसके पिछले क्वार्टर में 7.93 था। उसमें उसके पिछले क्वार्टर में 6.90 था। फिर पहले जो था 4.81 था। तो इस प्रकार से डीआईएस ने इस कंपनी पर काफ़ी बेहतरीन भरोसा जताया है और लगातार अपना होल्डिंग को बढ़ाया है। किसी भी क्वार्टर में इन्होंने अपना होल्डिंग कम नहीं किया है। हर क्वार्टर में कुछ न कुछ होल्डिंग जो है बढ़ाते गया है। तो हो सकता है अभी आने वाला क्वार्टर में फिर से अपना दिसंबर क्वार्टर में अपना होल्डिंग इसका बढ़ता हुआ नज़र आए, जो कि जिस प्रकार से 3 साल से जो है डीआईएस ने इस कंपनी पर अपना होल्डिंग लगातार बढ़ाया है। तो ज़रूर दोस्त आने वाले क्वार्टर पर इनका जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से होल्डिंग बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से आप जो है कंपनी के बिज़नेस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आज भले कंपनी के जो प्रॉफ़िट मार्जिन है, वो काफ़ी कम हुआ है, लेकिन कंपनी का बिज़नेस है, वो काफ़ी बेहतरीन है, जिसके वजह से आप इस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि बड़े इन्वेस्टर इन पर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एफआईएस और डीआईएस का भी जो होल्डिंग है, वो कोई कम होल्डिंग नहीं है, 11% और 24% तक का इसका होल्डिंग है। पब्लिक के पास पहले 48% तक का होल्डिंग था, जो कि घट करके कितना हो गया? केवल 37% रह गया है। मतलब जो शेयर्स का जो वॉल्यूम है, वो बड़े इन्वेस्टर के पास जा रहा है, छोटे इन्वेस्टर के पास से घट करके। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है
ये देखने वाली बात है इस शेयर के लिए कि प्रॉफ़िट अभी बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में सबको भरोसा है कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ हो सकता है। इसीलिए आपको भी एक अच्छे पॉइंट पर बने रहना है और शेयर को जैसे-जैसे शेयर जो है 10% अगर टूटता है अभी करंट प्राइस से, तो फिर छोटा-सा अमाउंट लगाइए, फिर से अगर कम होता है तो फिर से लगाइए। इस प्रकार से अपना कैपिटल को थोड़ा-थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट करते जाइए। अब दोस्तों कंपनी के चार्ट के ऊपर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ₹434 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्त यहाँ पर थोड़ा इनके प्रॉफ़िट में कमी की वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस काफ़ी महँगा हो गया है। वैसे अगर प्रॉफ़िट बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें इनका जो इनका पैरामीटर्स है वो अगर एडजस्ट हो जाएगा तो इस रेट पर भी आपको ज़रूर परचेज़ करना होगा। लेकिन अभी की बात करूँ तो अभी आपको थोड़ा-सा वेट करना है और जैसी कंपनी का जो शेयर है, वो 10% नीचे आता है, तो आपको अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगाना है। क्योंकि अभी थोड़ा-सा ऊपर गया है शेयर का प्राइस जो है, क्योंकि बहुत दिनों से यह कंपनी का जो शेयर है, वो ₹350 के रेंज पर था। बहुत दिनों से इसी रेंज पर जो है भटक रहा था, तो अभी थोड़ा-सा ऊपर गया है। तो अभी थोड़ा नीचे आता है ₹390 के आस-पास, तो ज़रूर आप इसको परचेज़ कीजिए और अगर फिर से मौका मिलता है ₹350 के आस-पास, तो आप इस पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से निवेश कर सकते हैं। ये ₹350 का जो सपोर्ट है, वो बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है इस शेयर के लिए और अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हैं, तो ज़रूर आप इस शेयर पर बने रहिए और जैसे-जैसे शेयर का प्राइस नीचे आएगा, आप अपना जो होल्डिंग अमाउंट है, उसको इंक्रीज़ कीजिए और कम से कम 5 साल का नज़रिया रखिए और यह शेयर जैसे कि 350 में आता है, तो आप जो है अपना अमाउंट का 50% जो है यहाँ पर लगा दीजिए और इसके अभी जिस प्रकार से 390 है तो यहाँ पर 25% यहाँ पर आप जो अपना लगा दीजिए 390 पर आएगा तो। उसके बाद अगर किसी कारण से शेयर जो है 200 300 के करीब जाता है तो आप अपना पूरा 100% लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से शेयर नीचे जाता हुआ मुझे नज़र नहीं आता और ये 300 भी जाने का बहुत कम चांस है लेकिन जाता है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद बाकी जो 350 में आप अपना अमाउंट लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर अभी केवल 25% अपना अमाउंट जो है लगाइए ₹400 के आसपास 390 और 400 के बीच में। उसके बाद कंपनी का अगर प्रॉफ़िट मार्जिन बढ़ता है या फिर और कुछ होता है तो आप जब शेयर का प्राइस ब्रेकआउट देगा तब आप अपना इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि इसको 390 से 390 से 400 के बीच पर आप जो है परचेज़ कीजिए। अभी यहाँ पर कोई परचेज़िंग का संभावना मुझे नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों अब चलते हैं शुरुआती में जो मैं आपसे सवाल पूछा था वीडियो की शुरुआत में कि भारतीय शेयर बाजार का सुपरमार्केट यानी कि सेंसेक्स ने किस वर्ष पहली बार 5000 अंक का आंकड़ा पार किया था। तो आपको मैंने 4 ऑप्शन दिया था। पहला था 1993, दूसरा था 1999, तीसरा था 1991 और चौथा था 1996। तो आपका सही जवाब है 1999। तो दोस्तों इस प्रकार से बेहतरीन वीडियो के लिए और बेहतरीन जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के साथ। तो स्वस्थ रहिए।